नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं पाकिस्तान में जो सिचुएशन चल रही है। पाकिस्तान में सिचुएशन चल रही है उससे पहले मैं बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग हम में से लिखना शुरू करेंगे कि क्यों आप उनकी चर्चा करते हैं, उनका दुर्भाग्य है, ये है वो है। मैं इस विषय पे क्लैरिटी दे दूं। भारतवर्ष का इतिहास मैंने बनते देखा है, भारतवर्ष की ज्योग्राफी भी बनते देखी है, लिखा हुआ है। भारत कई बार विखंडित हुआ और कई बार फिर संयुक्त हो गया। ऐसी परिस्थितियां एक बार नहीं, अशोक से पहले भी थीं, यानी कि गुप्त वंश से मौर्य वंश से पहले भी थीं। मौर्य वंशियों ने इकट्ठा किया, फिर से भारत बना। मौर्य के बाद फिर भारत टूटा, फिर गुप्तों ने उसको इकट्ठा किया और एक बड़ा साम्राज्य बनाया। ये सारे क्षेत्र जो जैसे आज स्वतंत्र दिखते हैं, 72 भारत के 10 देश बने दिखते हैं आज, वैसे उस समय भी कई देश बना करते थे और बार बार वो इकट्ठे होते थे। लेकिन जो मेन धारणाकार हैं, जो मेन दार्शनिक हैं, वो हर उस देश पर, उस समय के हर उस खंड पर अपनी नज़र रखते थे और अगर उस पर नज़र नहीं रखते थे तो फिर वो उसको एकजुट कर नहीं सकते थे। ये लॉ लगातार चलेगी। दूसरा ये भी है कि सांप्रदायिक परिवर्तन कई बार हुए देश में। कभी बौद्ध माना गया, हिंदुओं का ग्रुप, कभी वैष्णव हिंदुओं के ग्रुप, कभी हिंदुओं के शैविज्म के ग्रुप, कभी और इस प्रकार के ग्रुप। कई तरह के ग्रुप्स भारत में बने जिन्होंने अपने अपने आराध्यों के नाम से भारत पर शासन किया। फिर मुसलमान आए, मुसलमानों ने फिर, हालांकि वो दक्कन में नहीं घुस पाए, लेकिन फिर भी मुसलमानों ने टूटे हुए भारत को एक बड़ा भारत बनाया। मुसलमानों के आने से पहले भी 3 बड़े देश हुआ करते थे। आंध्र सातवाहन वंश, जिसको आप दक्षिण भारत कहते हैं, उत्तर भारत जिसकी राजधानी कन्नौज हुआ करती थी, और उस समय का असम यानी कि कामरूप जिसकी राजधानी असम हुआ करती थी। तो 3 बड़े देश थे। बाद में ये लोग आए तो ऐसा हुआ। फिर मुग़ल जब समाप्त हो रहे थे तो फिर देश छिन्न भिन्न हुआ। ईसाई आ चुके थे, ईसाइयों ने फिर उसको एक किया। ईसाइयों ने बड़े राज्य पर शासन किया, 562 छोटी रियासतों को सामंती व्यवस्था में रखा। लेकिन जब वो गए तो फिर 10 भारत थे। मतलब भारत की जो ज्योग्राफी है, जिसमें हिमालय से लेकर और महासागर तक हम काउंट करते हैं, वो कई बार दसियों खंडों में बटा और कभी कभी तो सैकड़ों खंडों में बटा और फिर उसके बाद फिर एक भारत बना। कई बार रिलीजियस फॉलोइंग दूसरों की हुई, क्लैश भी हुए होंगे, लेकिन बाद में फिर भारत एक हुआ। इसलिए मुस्लिम समस्या है या ईसाई समस्या है, ये समस्या नहीं है, ये एक पड़ाव है। आपको सुदृढ़ रहेंगे तो ये पड़ाव भी समाप्त हो जाएगा। ये वही लोग जो हिंदुज़्म को फॉलो करते थे, वही लोग जो हिंदुज़्म के अंदर अलग अलग ग्रुपों को फॉलो करते थे, ये वही लोग जो कुषाणों को फॉलो करते थे, ये वही लोग जो बौद्धों को फॉलो करते थे, और ये वही लोग जो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए किसी न किसी कारणवश, और वही लोग फिर बाद में ईसाई हो गए अंग्रेज़ों के टाइम पर। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो हम उनको दोबारा ना तो बृहत्तर भारत बना पाए, यहाँ तक कि पार्टीशन जो भारत था उसको भी हमने छिन्न भिन्न स्थिति में देखा, जिसके आज 3 टुकड़े दिखाई देते हैं। और उसके साथ साथ हमने भारत को जो जो सांप्रदायिक स्थिति होनी चाहिए थी, उस पर भी नेहरू जैसे प्रधानमंत्री बैठे जिनको देश नहीं पता था, जिनको भारत की ज्योग्राफी नहीं पता थी, लेकिन उनको ज्योग्राफी ऑफ इंडिया या मैं कहूँ डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखने का शौक़ था। अंदाज़ा ये है कि वो भी उन्होंने नहीं लिखी होगी। किसने लिखी होगी ये तो पता नहीं, लेकिन इन हिस्सों पर आपको यूजुअली ध्यान रखना पड़ेगा। आप अंदर की पॉलिटिक्स पर गहरी नज़र रखिए। किस दिन पाकिस्तान हिंदुस्तान की सरहद के अंदर हो जाएगा, किस दिन आक्रांताओं को फॉलो करने वाले लोग अपने पूर्वजों को फॉलो करने लगेंगे, किस दिन वो जो आसमानी किताब को मानते हैं वो किस दिन धरातल पर आ जाएंगे, ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। अपने ही बीच के हैं और भटके हुए कहा जा सकता है। खैर, इसलिए हम पाकिस्तान पर नज़र रखते हैं। पाकिस्तान में ये जो आज की स्थिति है, इमरान खान जेल के अंदर हैं, शहबाज शरीफ की सरकार बन गई है और इस समय वो जो मिलिट्री चीफ बैठा हुआ है,
ऐसी ही सिचुएशन कभी 1971 में हुआ करती थी, ऐसी ही सिचुएशन 1979 में हुई थी, जब 1979 में शहबाज अली भुट्टो के बेटे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो कि कैम्ब्रिज से पढ़कर आए थे और ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आए थे, मिलिट्री शासन के समय पर उनको बड़ा काम मिला था, डायरेक्ट उन्होंने एंट्री मारी थी। कोई पॉलिटिकल परिवार से तो वो हैं, क्योंकि हमको याद होगा जूनागढ़ के नवाब के दीवान हुआ करते थे शहबाज अली, यानी कि शहबाज अली भुट्टो। भुट्टो ने वहाँ जनमत संग्रह करवाकर भारत सौंपकर वो पाकिस्तान चले गए। तो उनके बेटे, जिनको वो लोग क्या मानते होंगे आप सोच सकते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान में पढ़े थे, उनके लिए आज सुप्रीम कोर्ट ने, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने जो खुलासा किया है, दरअसल हुआ क्या था कि उनको एग्जीक्यूट किया गया था अपने अपोनेंट पॉलिटिकल पार्टी के लीडर की हत्या के मामले में, जब वो प्रधानमंत्री थे तब। और उस समय के जनरल ने इनको वो किया था, या वो ने ज़ियाउल हक ने इनको फांसी पर चढ़वाया था, जिस ज़ियाउल हक को भुट्टो ने मिलिट्री चीफ बनाया था, उसी ज़ियाउल हक ने इनको फांसी पर चढ़ा दिया था। वो केस बाकायदा चला था, सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बेंच, 7 जजों की बेंच बैठी थी, 7 जजों की बेंच ने फांसी की सज़ा दी थी। उससे पहले लाहौर हाई कोर्ट में केस चला था, लाहौर हाई कोर्ट ने भी हत्या का दोषी मानते हुए फांसी की सज़ा दी थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच बैठी, जिसने फिर फांसी की सज़ा को कन्फर्म किया, और तब 1979 में उनको फांसी चढ़ा दी गई। जिस समय आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति बने, हम जब सब जानते हैं कि उनकी बेटी बेनज़ीर भुट्टो की भी हत्या हुई, और बेनज़ीर भुट्टो के पति आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति बने। आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो मर्डर की फाइल थी सुप्रीम कोर्ट की, उसको सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंशियल याचिका के तहत, जैसे हमारे यहाँ भी प्रेसिडेंशियल याचिका होती है जिसको हम कहते हैं इन रेफरेंस ऑफ प्रेसिडेंट होते हुए इन रेफरेंस ऑफ प्रेसिडेंट, उस फाइल को पुनर्विचार करने के लिए भेजा था। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर पुनर्विचार करते हुए आज घोषणा कर दी मिलिट्री के दबाव में हो रहा है, यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट वहाँ की स्वतंत्र धीरे धीरे हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट अब कुछ बोलने की स्थिति में आ गई है। इसका मतलब ये हो गया, जब सुप्रीम कोर्ट आज बोल रहा है, जब इमरान खान जेल में है, इमरान खान की पार्टी को बैन कर दिया गया, उसके बावजूद इमरान खान की पार्टी के लोगों ने स्वतंत्र चुनाव लड़े, यानी कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़े, और सरकार बनने वाली पार्टी से ज़्यादा उनके पास सीटें आईं, लेकिन जो प्रमुख था उसने उनको नहीं बुलाया। ये घटना पाकिस्तान में कई बार हो चुकी है, लेकिन इस बार की परिस्थिति दूसरी है। इस बार की परिस्थिति उससे भी खतरनाक है जो 1971 की परिस्थिति थी। हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो, अयूब खान ने सत्ता हासिल कर ली थी। हम सब जानते हैं पाकिस्तान में डेमोक्रेसी, मतलब कोई भी पोपट प्रधानमंत्री से ज़्यादा वहाँ का मिलिट्री शासन रहा। ये पढ़कर आए थे कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में, इनको आकर बड़ी जिम्मेदारियाँ दी गई थी। अयूब खान ने ऑपरेशन जबराल्टर का इनको, जबराल्टर जिसको कहते हैं, उसका इनको प्रतिनिधि बनाया था, यानी कि कश्मीर के अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंस करने के लिए 1963 में एक ड्रिल की गई थी और 1965 में एक युद्ध किया गया था। 1965 के युद्ध को 10 जनवरी 1966 को समझौता ताशकंद में हुआ था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो उस समय उस समझौते के प्रमुख थे, इसलिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब वापस आए, क्योंकि जब वापस आए इस समझौते को करने के बाद, तो उनको पनिश कर दिया गया था। उसके बाद फिर सत्ता चली, सत्ता चलने के बाद अब की बार सत्ता फिर परिवर्तन हो गई। अयूब खान सत्ता में थे ही, उसके बाद अब सत्ता फिर मिलिट्री हाथों में आ गई थी। मिलिट्री हाथों में आने का मतलब अब इस बार ज़ियाउल हक बन चुके थे। ज़ियाउल हक जिस समय चुनाव हुआ, और उस चुनाव में मुस्लिम लीग,
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चूँकि इनको बाहर कर दिया गया था कराची उसके शिमला समझौते के बाद, और ये कहा गया, इन्होंने क्लेम किया कि शिमला समझौते में हमने 93,000 सैनिकों को बचाया और 13,000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन भारत से वापस ली। ये इंदिरा गांधी के साथ हुआ समझौता था, जिसमें इंदिरा गांधी ने 13,000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन भी उनको दी थी, 93,000 सैनिक भी उनको छोड़ के दिए थे, और अपने सैनिकों को वहाँ से वापस नहीं लिया था, ऐसा लोग क्लेम करते हैं। और इसके बावजूद पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की चर्चा ही नहीं की थी, जिसके 93,000 सैनिक हमारे पास बंदी हों, जो घुटनों के बल हमारे पास आ रहा हो शिमला समझौते में 1971 में, और उस समझौते में हम उनको ज़मीन भी वापस दें, सैनिक भी वापस दें, और ये जो पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है इसको हम क्लेम ना करें और अपने सैनिक भी वापस ना लें। ये अजीब व गरीब था। ताशकंद समझौते के समय पर, जब ताशकंद समझौता हुआ, ताशकंद समझौते पर भी भुट्टो बड़ी भूमिका में थे, लेकिन वो बड़ी भूमिका में केवल थे अयूब खान के अंडर में। लेकिन जब 71 का युद्ध हुआ, उसकी स्टोरी अलग चल रही थी। 71 के युद्ध से पहले पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन हुए। जनरल इलेक्शन से पहले ये अपनी, जब उनको ताशकंद समझौते की वजह से बाहर किया गया था, तो इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी। अपनी पार्टी पीपीपी जिसको कहा जाता था, पीपीपी और आवामी लीग और मुस्लिम लीग आपस में चुनाव लड़ रहा था। आवामी लीग सोहरावर्दी ने पार्टी बनाई थी, जो कि खास तौर से ओरिजिनल पाकिस्तान, जिसको आज बांग्लादेश कहते हैं, बांग्लादेश ओरिएंटेड थी। उसमें शेख मुजीबुर रहमान उस समय लीडर हो चुके थे। बांग्लादेश में, यानी कि उस समय के ईस्ट पाकिस्तान में, वो मेन पार्टी से 10 सीटें ज़्यादा लेकर आए थे। वो आए और उन्होंने पाकिस्तान में प्रधानमंत्री पद के लिए क्लेम किया, लेकिन उस समय के राष्ट्रपति, मिलिट्री शासक ने उनको शपथ दिलाने से मना कर दिया। जब उनको शपथ दिलाने से मना किया तो उन्होंने एक मुक्ति वाहिनी बनाई, और बांग्लादेश अब पाकिस्तान नहीं रहेगा या ओरिजिनल पाकिस्तान है, ऐसा एक युद्ध चल गया। इसमें ये भुट्टो साहब प्रधानमंत्री हो गए थे, या भुट्टो साहब मुख्य भूमिका में थे, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के रहते हुए बांग्लादेश अलग हो गया। भुट्टो का कहना है कि हम छुड़ा कर लाए 93,000 और 13,000 स्क्वायर किलोमीटर भी दिए और सैनिक भी नहीं दिए। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो अब प्रधानमंत्री हो चुके थे। प्रधानमंत्री होने के बाद उन्होंने इसको मतलब वो सेना प्रमुख बना दिया, क्योंकि वहाँ प्रधानमंत्री सेना प्रमुख घोषित करता है। ज़ियाउल हक जो इनका चेला था, इनके दरबार में रहता था, ज़ियाउल हक को इन्होंने उस समय सेना प्रमुख बना दिया। ज़ियाउल हक ने इनका तख्ता पलट कर दिया। तख्ता पलट करने के बाद इनके ऊपर मुकदमा चलाया और फांसी की सज़ा दी। पाकिस्तान में सिर्फ एक ही पूर्व प्रधानमंत्री को फांसी हुई, और वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फ़ाइल जब सुप्रीम कोर्ट ने अभी दोबारा रिव्यू किया या रिन्यू किया, तो उन्होंने कहा कि लीगल एथिक्स का पालन नहीं किया गया था, कानून वैसा नहीं चला जैसा चलना चाहिए था, इसमें जो चीज़ों को संदर्भ देना था वो नहीं दिया गया। ये फाइल या जो उनका एग्जीक्यूशन हुआ है वो एज़ पर लॉ नहीं हुआ है। यानी कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आज माना कि पूर्व प्रधानमंत्री जिसने कि पाकिस्तान के लिए कुछ किया हो, उसका कारण तो नहीं लिखा उन्होंने, लेकिन मैं बताता हूँ, क्योंकि शहबाज अली भुट्टो जो कि जूनागढ़ के हुआ करते थे, दीवान हुआ करते थे, वो पाकिस्तान चले गए थे। उनको मुजाहिर माना करते थे, और मुजाहिर हम मानने की वजह से, लेकिन पॉलिटिक्स में तो आ ही चुके थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। शहबाज भुट्टो को बहुत तरजीब नहीं दी गई वहाँ, उनको देश का गद्दार भी माना जाता था अंदर जवान में। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से पढ़कर आए थे, इसलिए भाई अयूब खान के बड़े चहेते हो गए थे, और उनको लगता था कि अयूब खान को लगता था कि भाई ये अच्छा मुर्दा वो मिल गया है बंदा। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी चढ़ाते समय निश्चित रूप से उस समय दिमाग में ये रहा कि ये हिंदुस्तान की उस मेनलैंड से हैं। जब उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान को ही पाकिस्तान नहीं माना था इन लोगों ने, तो फिर हिंदुस्तान से गए पाकिस्तान में लोगों को तो मुजाहिर मानते हैं।
इसलिए जब भी मौका लगेगा तो उनको फांसी चढ़वाना लाजिम है। इसलिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी चढ़ा दी गई थी। फाइल में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये इंसाफ नहीं था, इसमें इंसाफ नहीं हुआ है, गलत तरीके से ये फाइलें चेक करी गई हैं, गलत तरीके से मुकदमा चला। उन्होंने ये माना कि लाहौर हाई कोर्ट में ही गलत तरीके से चला और बाद में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने जो डिसीजन दिया, जिसको कन्फर्म किया, वो भी लीगली गलत था। यानी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो बेमौत मारे गए। किस लिए? ज़ियाउल हक को सिर्फ सत्ता चाहिए थी, इसलिए ज़ियाउल हक को लाने वाले वो, और ज़ियाउल हक ने ही उनको फांसी पर चढ़ा दिया था। जिसके मर्डर की बात कही गई थी वो मर्डर भी बेईमानी था। आप सोचिए, ऐसा पाकिस्तान। आज सिचुएशन कुछ वैसी है। इमरान खान पाकिस्तान में एक सिचुएशन गेन कर चुके हैं, इमरान खान पाकिस्तान में एक स्ट्रेंथ ले चुके थे, इमरान खान पाकिस्तान की आवाम के मन में आ चुके थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे शेख मुजीबुर रहमान 1969-70 में आ चुके थे। लेकिन इमरान खान मिलिट्री के आंखों में खटक रहे थे, इसलिए इमरान खान की पार्टी को देशद्रोही पार्टी घोषित करते हुए बैन कर दिया गया, इमरान खान को जेल में डाल दिया गया, और इमरान खान का भी संभवतः वही हश्र करने की तैयारी होगी जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुई। लेकिन अब की बार परिवर्तन ये है, क्योंकि इतिहास, लोग कहते हैं इतिहास रिपीट करता है, बार बार वो घूमता है, लेकिन अब की बार की सिचुएशन ये है कि इतिहास लोगों को बताता भी है और इतिहास सिखाता भी है। जिसने अपना इतिहास से नहीं सीखा वो कभी सीख नहीं सकता, वो कुछ अच्छा कर नहीं सकता, वो अपनी लाइफ पूरी सीखने में लगाएगा। इतिहास से सीखने वाले अगली इबादत लिख देते हैं। इसलिए इतिहास जो सिखा रहा है वो ये बता रहा है कि वैसा हाल ना हो जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का हुआ। यानी कि पाकिस्तान की जनता को उस विषय पर सोचना पड़ेगा, और वैसे ही सोचना पड़ेगा कि कैसे इमरान खान को बाहर निकाला जाए। मिलिट्री शासन ने कई बार ये खेल वहाँ पर खेला। मिलिट्री शासन की ज़िद की वजह से बांग्लादेश खोया, मिलिट्री शासन की ज़िद की वजह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो खोया, मिलिट्री शासन की जिद की वजह से उन्होंने बहुत बड़े बड़े वहाँ के डेमोक्रेटिक रिफॉर्म या डेमोक्रेटिक काम करने वाले लीडर्स तिलांजलि दिए, किसी को लीगली तो किसी को इलीगली। लेकिन अब अगर पाकिस्तान को थोड़ा भी समझना है तो पाकिस्तान को मिलिट्री जो गलती कर गए जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, जो कॉन्स्टिट्यूशन नया बनाया था 1971 के बाद, उस कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेन पावर अगर किसी को दी गई तो वो मिलिट्री को ही दी गई थी। उस कॉन्स्टिट्यूशन में मिलिट्री ओवर रूलिंग की पावर ले लेनी चाहिए थी। जिस देश में डेमोक्रेसी रहेगी, हो सकता बहुत अच्छा ना कर पाए, लेकिन वो लोकतंत्र का, वो देश का गला तो नहीं घोट सकता। हालांकि ये बात सही है, मोर डेमोक्रेसी मोर करप्शन, मोर डेमोक्रेसी मोर ऑप्शंस, मोर डेमोक्रेसी मोर प्रॉब्लम्स, लेस डेमोक्रेसी स्ट्रांग कंट्री। ये वुड्रो विल्सन ने 1887 में लिखा था। लेकिन डेमोक्रेसी कंट्री को ज़िंदा रखती है, डेमोक्रेसी कंट्री में इस्टेब्लिशमेंट रखती है। शासक अच्छे ख़राब हो सकते हैं, उनके अपने काम करने के तरीके हो सकते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी है तो वो फुल फ्लैश किसी का एग्जीक्यूशन तो नहीं कर सकते। बिल्कुल वैसे ही जैसे शेख मुजीबुर रहमान का एग्जीक्यूशन करने का प्रयास किया था तो बांग्लादेश तो बन गया, चूँकि वो दूर था, अदरवाइज़ वो भी सब मारे जाते। और भारत अगर इन्वॉल्व ना होता तो बांग्लादेश को वो पूरा शमशान घाट बना देते। लेकिन आप समझिए, उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उन्होंने फांसी चढ़ा दिया। कितनों को अब पाकिस्तान में इमरान खान की बलि का समय है। लेकिन इसी समय पर सुप्रीम कोर्ट ने हिम्मत दिखाते हुए 44 साल पहले हुए जजमेंट को करेक्ट करने की बात कही। लेकिन अब कुछ हो तो नहीं सकता। उन्होंने कहा भाई अब इसमें कुछ हो नहीं सकता क्योंकि आदमी को फांसी चढ़ाया जा चुका है। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि इसमें जो कानूनी प्रक्रिया का पालन होना चाहिए वो पालन नहीं हुआ। ये जजमेंट गलत था, गलत तरीके से एग्जीक्यूशन हुआ, गलत तरीके से उनको फांसी की सज़ा दी गई। मुझे लगता है कि पाकिस्तान की ये हालात जो अब बता रहे हैं वो दो तरफ इशारा कर रहे हैं। एक दिन तो पाकिस्तान में बैठे मुल्लाओं का गुरूर टूटेगा और निश्चित रूप से वो घर वापसी करेंगे। घर वापसी दो प्रकार की,
हिंदुस्तान की तरफ वापसी और अपने पूर्वजों की तरफ वापसी, यही पाकिस्तान के लिए के पास एक ऑप्शन है। अदरवाइज़ पाकिस्तान अब किसी की भी बलि चढ़ाने के लिए, किसी की भी का भी कत्ल करने के लिए तैयार है। अब इतिहास से न सीखा और सुधार न किया तो पाकिस्तान तो समाप्ति की तरफ है ही। बाकी जो होगा वो आगे हम सबको पता लगेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।